नमस्कार, मैं अनुपमा जय A1 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं कुछ प्रादेशिक खबरों की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए पहुंच चुकी हैं। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में बाइक सवार कांग्रेस कार्यकर्ता सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। कई जगह ढोल मंजीरों से सोनिया गांधी का स्वागत किया गया। खास बात ये रही कि इस रोड शो के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए सोनिया गांधी की सुरक्षा में ढील दी गई। कार्यकर्ता एसपीजी के बावजूद सोनिया के काफी करीब तक आते रहे। बता दें कि 2004 के बाद सोनिया गांधी पहली बार वाराणसी आई हैं, तो इस बार पूरी कोशिश मोदी के लहजे में ही वाराणसी का दिल जीतने की है। लेकिन सोनिया गांधी के इस रोड शो की तुलना पीएम मोदी के रोड शो से करना बेईमानी होगी। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद बीजेपी नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अगले 2-3 दिनों में कर सकती है। गुजरात में दरकते जनाधार को संभालने के लिए बीजेपी अमित शाह या नितिन पटेल को अगला सीएम बना सकती है। आखिर गुजरात का अगला सीएम कौन होगा और इस इस्तीफे के पीछे क्या राज है, जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। ये नए दौर की राजनीति है। राजनीति के इस दौर में इस्तीफे की पेशकश फेसबुक पर की जाने लगी है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने फेसबुक के जरिए ही बताया कि वो मुख्यमंत्री पद से मुक्त होना चाहती हैं। वो पार्टी आला कमान को 2 महीने से गुहार लगा रही है, यानी कि इसे इस्तीफे की पेशकश माना जाए या कि मुख्यमंत्री पद से रिटायर होना। अगर रिटायर होना माना जाए तो क्या ये क्रिकेट की भाषा में रिटायर हर्ट होना है? अगर ऐसा ही है तो सवाल ये उठता है कि आनंदीबेन राजनीतिक रूप से हर्ट हुई है या पाटीदार आंदोलन और दलित आक्रोश से पार्टी के राजनीतिक हित हर्ट हो रहे हैं, लिहाजा आनंदीबेन की विदाई हो रही है। बस सिर्फ विदाई को सम्मानजनक रूप दिया जा रहा है। दरअसल बीजेपी जानती है कि अगले साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पाटीदारों के आंदोलन का समाधान नहीं निकला तो 12 साल की सत्ता से हाथ भी धोना पड़ सकता है। आनंदीबेन को हटाकर अमित शाह, विजय रूपानी या नितिन पटेल जैसे किसी पटेल नेता को मुख्यमंत्री बनाकर पटेलों को संतुष्ट करने की आखिरी कोशिश हो सकती है। आनंदीबेन को हटाने की दूसरी वजह ऊना का दलित हत्याकांड हो सकता है। वहाँ गोरक्षकों के हाथों दलितों की पिटाई के मामले ने इतना तूल पकड़ा कि मायावती तक को संजीवनी मिल गई। यूपी में बीजेपी और संघ दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पार्टी को ऊना कांड से झटका लगा है। दरअसल पंजाब में भी अगले साल यूपी के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। वहाँ 35% दलित है, यूपी में 22% दलित है। अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी और मायावती ने बीजेपी की दलित विरोधी छवि बनाने की मुहिम तेज कर दी थी। इसका तोड़ बीजेपी को निकालना ही था। सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को इसमें घसीटा जा रहा था और उनकी खामोशी को निशाने पर भी लिया जा रहा था। चुनाव 80% छवि के आधार पर जीते जाते हैं। ये बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बेहतर कौन जानता है। जाहिर है कि आनंदीबेन की राजनीतिक कुर्बानी होनी ही थी। ब्यूरो रिपोर्ट A1 न्यूज। उधर मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद आनंदीबेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। इस दौरान उन्हें अनेक जिम्मेदारियों को निभाना पड़ा। सीएम ने कहा संघ और पार्टियों में उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारी दी, इससे वो अपना सौभाग्य मानती है। एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए मुझे अनेक जिम्मेदारियों को संभालने का अवसर मिला है। संगठन तथा सरकार में पार्टी ने मुझे अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, इसे मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। महिला मोर्चे की जिम्मेदारी से लेकर मुख्यमंत्री पद तक पार्टी के नेतृत्व ने मुझ पर जो विश्वास किया है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। कुशल संगठक, दीर्घदृष्टा और कर्मठ सम्मानीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पहले संगठन और बाद में सरकार में काम करने का मुझे जो अवसर मिला, इसकी वजह से मेरी क्षमता में अच्छी तरह से वृद्धि होती रही है। वहीं गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के ऐलान के साथ ही विरोधियों ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में कांग्रेस नेता भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि बीजेपी के शासन काल में गुजरात के अंदर कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। सोलंकी ने कहा कि गुजरात में पिछले कई सालों से बीजेपी की सरकार गुजरात में सभी मुद्दों पर विफल रही है और अब बीजेपी गुजरात की जनता का विश्वास खो चुकी है। पिछले कई समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार
सभी मुद्दों पर विफल रही। भ्रष्टाचार, अत्याचार, बेरोजगारी, किसान, युवा, सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के शासन में पीड़ित रहा। अभी अभी जो समाचार मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन ने अपने आप को पदमुक्त करने की जो बात कही है, मुझे लगता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता का विश्वास खो चुकी है। ऊना कांड मामले के बाद देश में सड़क से लेकर संसद तक हंगामा पसरा हुआ है। वहीं गुजरात के राजकोट में ऊना कांड मामले के विरोध में राष्ट्रीय दलित महासंघ ने एक दिन का उपवास रख कर अपना विरोध जताया। इस अनशन में गुजरात के कुछ पूर्व विधायक भी शामिल हैं। गुजरात दलित समाज के नेता जिग्नेश का कहना है कि अगर इस मामले में जल्द से जल्द ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा तो दलित समाज खुद ही फैसला ले सकता है। कल 10-20 हजार आवेदन पत्र है। हम मुख्यमंत्री को, हमारा प्रतिनिधि मंडल जाएगा और मुख्यमंत्री को 20 हजार आवेदन पत्र, उसके बाद भी अगर कोई कार्यवाही नहीं होती तो आने वाले दिनों में हम इसके बारे में क्या की जाए वो रणनीति तय। मुंबई की मकोका अदालत ने औरंगाबाद से हथियारों की बरामदगी के मामले में अबू जुंदाल समेत 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि अबू जुंदाल 2008 के मुंबई हमलों का मुख्य साजिशकर्ता है। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत के बाहर मीडिया कर्मियों को बताया कि इस मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराया गया था। उन्होंने बताया कि अबू जुंदाल समेत 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 2 लोगों को 14 साल और 3 लोगों को 8-8 साल की सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज थाने का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक एक वर्दीधारी के पैर दबा रहा है। असल में ये वर्दीधारी कोई दरोगा नहीं बल्कि एक हेड कांस्टेबल है। अधिकारियों की माने तो ये वीडियो काफी पुराना है। बीते 16 जुलाई से आरोपी कांस्टेबल छुट्टी पर है। उधर एसएसपी ने इस वीडियो को देखने के बाद आरोपी हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। यूपी के बुलंदशहर का गैंगरेप मामला अभी शांत नहीं हुआ है कि यूपी के सड़कों पर गैंगरेप की एक और खबर सामने आई है। ये घटना फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद क्षेत्र की है, जहां ऑटो चालक और उसके साथी ने सवारी महिला के साथ रेप को अंजाम दिया है। महिला ने बताया कि उसने फिरोजाबाद के लिए ऑटो लिया था। ऑटो चालक और उसका दोस्त जाम का बहाना बनाकर महिला को फिरोजाबाद न ले जाकर माधव नगर रेलवे क्रॉसिंग की तरफ ले गए और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर चर्चा का जवाब देते हुए ऐसी बात कही जिसने सभी को चौंका दिया। नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि बिहार में शराबबंदी करने का मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना है और इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शराबबंदी के मामले पर वो बहुत अड़िग हैं और किसी भी सूरत में बिहार को नशा मुक्त राज्य बनाकर ही दम लेंगे। नए संशोधित कानून में कुछ और बातें जोड़ी गई हैं ताकि इस कानून को सख्त बनाया जा सके और शराब की तस्करी पर लगाम लगाया जा सके। दिल्ली और मुंबई सेंट्रल के बीच सेमी हाई स्पीड टेल्गो ट्रेन का ट्रायल शुरू हो गया है। दिल्ली से मुंबई पहुंचने में ट्रेन ने तय समय से 1.5 घंटा ज्यादा समय लिया। मुंबई पहुंचने का इसका वक्त सुबह 10 बजे का था, लेकिन ट्रेन 11:35 पर मुंबई सेंट्रल पहुंची। रेल मंत्रालय के मुताबिक हाई स्पीड रेल की ओर ये एक बड़ा कदम है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली स्पेन की टेल्गो ट्रेन सोमवार को नई दिल्ली से शाम 7:55 पर रवाना हुई, जो पलवल, मथुरा, कोटा, रतलाम, सूरत होते हुए मुंबई पहुंची। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार शाम मछलियों के साथ सेल्फी लेने की कोशिश में एक महिला एथलीट की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला एथलीट सेंटर में ही बने एक तालाब के किनारे मछलियों के साथ सेल्फी ले रही थी और पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गई और डूबने से उनकी मौत हो गई। इस पूरी घटना के बाद साई रीजनल स्पोर्ट्स सेंटर की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि घटना के बाद पूजा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक भी एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी, ना ही सेंटर में प्राथमिक उपचार की कोई व्यवस्था है। हाँ, हम लोग में से किसी को स्विमिंग नहीं आती थी। हमने और लोगों को मदद के लिए बुलाया, फिर उधर से सिक्योरिटी गार्ड वगैरह को बुलाया सबको। तब तक वो मिल नहीं रही थी पानी में, तो उन्होंने निकाला। फिर उसके बाद पानी वानी निकाला, उसको हॉस्पिटल लेकर गए हम लोग। जब सांस चल रही थी, हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस का इंतजार किया था? कितनी देर के बाद में यहाँ से लेके गए थे? यहाँ से 15 मिनट के उसमें लेकर गए थे। यहाँ की हॉस्पिटल, यहाँ की एम्बुलेंस थी या फिर कहीं से आई थी वो एम्बुलेंस? यहाँ के स्टाफ है, उनकी गाड़ी थी।
अच्छा, एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी? नहीं, स्टाफ की गाड़ी थी, वहाँ से हॉस्पिटल ले गए। जब निकाला तब क्या हालत थी? तब वो बेहोश थी, उसका पानी निकाला था, सांस चल रही थी उसकी। तक का जो घटनाक्रम आया है, और जैसा कि जो चश्मदीद साक्षी हैं जो एथलेटिक्स से हैं यहाँ पे, इसमें ये भी यहाँ पे जो है काफ़ी समय से हैं दोनों, उसके अनुसार तो ये इस प्रकार से दुर्घटना का ही घटनाक्रम पर लग रहा है। लेकिन हम इसकी एलोबरेट जांच करेंगे अभी पूरी। इसमें जो अभी इसका जो पूजा कुमारी उनके शव का बाकायदा हम जो है पोस्टमार्टम भी करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये 2 गवाहों के कथन के अतिरिक्त और भी इसकी डेथ वगैरह का एनालिसिस। बरसात शुरू होते ही डेंगू जैसी महामारी ने दिल्ली में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। वहीं डेंगू से बचने के लिए मैदानगढ़ी में RWA के लोगों ने स्कूली बच्चों के साथ पूरे इलाके में जन जागरण अभियान शुरू किया। इनका साथ दिल्ली पुलिस और MCD ने भी दिया। हाथों में तख्तियां लिए ये छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूलों से निकलकर गांव की गलियों में घूम घूम कर लोगों को डेंगू से बचने के लिए जन जागरण अभियान चला रहे हैं। और साथ में RWA के लोग, दिल्ली पुलिस के अधिकारी और स्थानीय पार्षद भी अपने MCD कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान दिल्ली पुलिस और पार्षद द्वारा पार्कों में पौधे भी लगाए गए और घर घर जाकर लोगों को डेंगू से बचने के उपाय बताए गए और पर्चे भी बांटे गए। जैसे न्यूज में देख रहे हैं कि दिल्ली में डेंगू काफ़ी पनपना रहा है, तो हमने ये फैसला किया पूरी RWA ने और क्षेत्रीय निगम पार्षद रामपाल जी से मिलके हमने ये प्रोग्राम बनाया कि भाई हमने गांव में डेंगू की रोकथाम के लिए प्रचार करना है और हर एक बच्चों को और घर घर जाके सबको ये बोलना कि जो भी कपड़े पहने फुल बाजू के पहने, हाफ निक्कर नहीं पहने, हाफ फुल पैंट पहने और अपने घर के कूलर और पानी की टंकी की सफाई रखें ताकि डेंगू और मलेरिया ना फैल पाए। MCD और दिल्ली पुलिस की तरफ से किस तरह का सहयोग? MCD की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। लोगों के कूलर और जहां भी पानी इकट्ठा होता है उसको भी चेक किया गया। घर घर जाके हम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इसका जो डेंगू का इलाज नहीं है, इसका प्रिकॉशन ही लेना बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों को जो स्कूल जा रहे हैं उनको फुल ये अपना शर्ट पहनाएं, पैंट पहनाएं, हाफ निक्कर ना पहनाएं। इसके अलावा जो टंकी है हमारी वो बहुत सारी खुली होती हैं और ये जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी में ही पैदा होता है, तो इसको हम इसको रोक के सभी को जागरूक करना ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और जहाँ तक कूलरों की बात है, कूलर भी अभी इन दिनों में सूखे रखे जाएं। अगले 2 महीने बहुत ही थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है और इसका इलाज एक ही है कि हम जब तक जनता जागरूक नहीं होगी ये पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता। बहरहाल डेंगू जैसी महामारी से बचने के लिए जैसे मैदानगढ़ी के RW द्वारा जन जागरण चलाया जा रहा है, अगर वैसे ही दिल्ली के सभी RWA, MCD और दिल्ली सरकार द्वारा ऐसे ही जन जागरण पूरे दिल्ली में चलाया जाए तो बहुत हद तक डेंगू जैसी महामारी से जरूर बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज, क्योंकि हम करते हैं खबरों की पड़ताल तह से तह तक। धन्यवाद।